U79 हिंदी अध्याय 781 श्रीमान 2_2। मुँह हुआ ने पहली बार इतना शानदार भोजन देखा था। उसे इसकी वजह समझ नहीं आई, लेकिन उसने देखा कि वे बहुत महंगे लग रहे थे। मेज पर व्यंजन भरे पड़े थे जिनमें से किसी को भी वह पहचान नहीं पाया। क्योंकि वे बहुत महंगे थे, इसलिए खाते समय उनके मुंह में बहुत हल्का सा एहसास होता था। मुँह हुआ को नहीं पता था कि खाना वास्तव में स्वादिष्ट था या नहीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह भोजन के बजाय स्पिरिट स्टोन्स चबा रहा हो। हालांकि सौभाग्य से वह बहुत ज्यादा नखरेबाज नहीं था और बहुत खुशी से खाता था। यूएर मुँह हुआ के पास बैठा था। उसे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन मुँह हुआ को खुशी से खाते देख वह एक चतुर छोटे छात्र की तरह उसके पीछे चला गया और मुँह हुआ जो भी खाता वह भी खा लेता। वेनरेन वान ने यूएर को गौर से देखा। उसे डर था कि अगर उसने पलक झपकाई तो उसका बच्चा फिर से गायब हो जाएगा। उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रही हो। शुरुआत में निराशा में उसने उम्मीद की एक किरण को थामे रखा था। फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दरवाजे से बाहर निकलते ही उसे वह बच्चा मिल जाएगा जिसके बारे में वह दिन रात सोचती रहती थी। वेनरेन वान को यह बात कुछ अकल्पनीय लगी। शांगगुआन ये और भी अधिक अविश्वसनीय था। यूएर के मिलने की खबर सुनकर वह दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। यूएर को असल में देखकर वह खुश और हैरान तो हुआ, लेकिन साथ ही बहुत हैरान भी हुआ। वह मन ही मन बुदबुदाया, ये संभव नहीं हो सकता। ये स्वर्गीय रहस्य के विरुद्ध था, कारण और प्रभाव के विरुद्ध था। चीजें इस तरह नहीं होनी चाहिए थी और हो भी नहीं सकती थी। वेनरेन वान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया। शांगगुआन को चतुराई से पीछे हटना आता था, इसलिए वह ज्यादा देर तक नहीं रुका। अपने बेटे और पत्नी के सुरक्षित होने से उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। जहां तक अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते की बात है तो समय के साथ वह धीरे धीरे सुधर जाएगा। शांगगुआन ने मोहुआ को धन्यवाद दिया और कहा, युवा मित्र, अगर भविष्य में तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस कह देना। शांगगुआन परिवार, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, वेनरेन वान ने उसे ठंडे स्वर में टोक दिया। जल्दी से चले जाओ, तुम्हारी मौजूदगी मेरी भूख बिगाड़ देती है। शांगगुआन ने असहाय होकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और विदा ली, लेकिन जाने से ठीक पहले उसने मोहुआ पर एक विचारमग्न नजर डाली और मन ही मन कुछ सोचने लगा। शांगगुआन के अलावा मोहुआ की मुलाकात गु परिवार के एक सज्जन से भी हुई। वह असाधारण रूप से सुंदर था। उसके हाथ में एक कागज का पंखा था और उसके चेहरे पर एक विशेष शालीनता थी, हालांकि वह कुछ ज्यादा ही घमंडी लग रहा था। वेनरेन वान ने कहा, यह मेरा चचेरा भाई है, उपनाम गु, नाम चांगहुआई। मुँह हुआ ने विनम्रता से कहा, हेलो अंकल गु। गु चांगहुआई को बहुत आश्चर्य हुआ, फिर भी उसने सिर्फ आभार व्यक्त किया। इसके अलावा उसने कुछ नहीं मांगा। कुछ देर रुकने के बाद उसने विदा ली। जब वह चला गया तो उसने मुँह हुआ की ओर भी देखा। उसकी घमंडी निगाहों में गहरा संदेह था। मुँह हुआ ने वेनरेन वान से धीरे से पूछा, आंटी वान, क्या ये अंकल गु कोई ऐसे इंसान है जिन्हें लोग पसंद नहीं करते? लोगों को देखने का उनका अंदाज थोड़ा अजीब है। वेनरेन वान चौंक गए और फिर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए और बोले, उसकी परवाह मत करो, चांगहुआई दयालु है। वह बस जवान और घमंडी है, और चूंकि वह तुमसे पहली बार मिल रहा है इसलिए हो सकता है कि वह थोड़ा असहज हो, इसलिए दूर दूर सा लग रहा हो। इसे दिल पर मत लेना। ठीक है, मुँह हुआ ने सिर हिलाया। वैसे, मुँह हुआ ने फिर पूछा, वह चाचा जो सुंदर और सौम्य लग रहे थे, क्या वह यूएर के पिता हैं? वेनरेन वान ने थोड़ी उपेक्षा के साथ कहा, हाँ। उसने मुँह हुआ को संक्षेप में यूएर की पहचान बताई। यूएर शांगगुआन और वेनरेन कुलीन कुलों के बीच एक मिलन का बच्चा था, जिसके पास दोनों परिवारों की शुद्धतम वंशावली थी। यही कारण है कि उसका पूरा नाम शांगगुआनयू था। मुँह हुआ मुर्गे की टांग जैसी चीज खाता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस आत्मा, जानवर या पक्षी से आए है। वो शांत, यहाँ तक कि कुछ कुछ अनजान सा भी लग रहा था। क्या आप वेनरेन परिवार के बारे में जानते हैं? वेनरेन वान ने अचानक पूछा। मुँह हुआ ने अपना सिर हिलाया। शांगगुआन परिवार के बारे में क्या ख्याल है? मुँह हुआ ने फिर भी अपना सिर हिलाया। तोंगशियान शहर जैसी छोटी जगह से होने के कारण वह कियान राज्य के कुलीन परिवारों के मामलों के बारे में लगभग पूरी तरह से अनभिज्ञ था। उसके पास जो कियान राज्य का नक्शा था उसमें कुछ कुलीन कुलों के नाम अंकित थे, फिर भी उसने उसकी उतनी रुचि नहीं खींची। उनका ध्यान कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री के प्रमुख संप्रदायों पर केंद्रित था, और ये कुलीन कुल एक भ्रामक गड़बड़ थे।
हर कोई अपने इतिहास और वंश की गहराई, अपनी शक्ति की विशालता, कुछ तो हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार वर्षों तक चली, के बारे में बात करता था। मोहुआ ये पहचान ही नहीं सका कि कौन कौन है। वेनरेन वान कुछ आश्चर्यचकित थी, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मोहुआ वास्तव में कुछ भी नहीं जानता होगा। आप कियान राज्य के साधक तो नहीं हैं, है ना? वेनरेन वान ने चतुराई से पूछा। हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया, मैं एक ढीला साधक हूँ, मेरा परिवार ली राज्य में रहता है। हम एक दूसरे दर्जे के छोटे अमर शहर से हैं और मेरे माता पिता दोनों क्यूई शोधन चरण में हैं। वेनरेन वान का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। तो फिर आप कियान राज्य में कैसे आए? मैं यहाँ सीखने आया हूँ। अपने आप से। हाँ, मेरे माता पिता बहुत व्यस्त हैं और चूंकि वे अभी क्यूई शोधन के चरण में हैं, इसलिए यात्रा बहुत खतरनाक होगी। मुझे उनके आने में सहज महसूस नहीं हुआ, इसलिए मैं अकेली आई। वेनरेन वान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, उसे लग रहा था कि बच्चे और माता पिता की भूमिकाएं उलट गई हैं। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए चुपचाप सोचा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे को जल्दी ही गृहस्थ बन जाना चाहिए। ली राज्य से कियान राज्य तक का रास्ता बहुत लंबा था, पहाड़ों और नदियों के ऊपर अकेले यात्रा करना, मौसम के प्रभाव के संपर्क में रहना, राक्षस जानवरों और विभिन्न विश्वासघाती साधकों का तो जिक्र ही नहीं। ये सिर्फ साधना का मामला नहीं था, बल्कि समृद्ध अनुभव, असाधारण प्रतिभा, दृढ़ निश्चय और अदम्य इच्छाशक्ति का भी मामला था। और मोहुआ लगभग 10 साल के बच्चे जैसा दिखता था। उनकी उम्र में कुलीन कुलों के बच्चे आमतौर पर अपनी साधना में लापरवाह होते थे, जीवन की कठिनाइयों से अनजान होते थे और लोगों के दिलों में द्वेष से बेखबर होते थे। वेनरेन वान ने मोहुआ को देखा और उसके मन में एक अकथनीय करुणा की भावना उत्पन्न हुई। उसने यूएर को निर्देश दिया, भविष्य में आपको अपने भाई मुझसे और अधिक सीखना होगा। ठीक है। यूएर ने बार बार सिर हिलाया। वेनरेन वान ने प्यार से यूएर के सिर को सहलाया। मोहुआ को देखते हुए उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। पूछने से पहले वह एक पल के लिए झिझकी। फिर आपने यूएर को कैसे बचाया? मोहुआ यूएर का रक्षक था और शिष्टाचार के कारण वेनरेन वान ने अपनी दिव्य इंद्रिय से उसकी बहुत बारीकी से जांच करने से परहेज किया। लेकिन सतह पर जो देखा जा सकता था, उससे पता चलता है कि मोहुआ की साधना केवल फाउंडेशन स्थापना स्तर पर थी। उनकी रक्त ख्यूई बहुत कमजोर थी, उनकी आध्यात्मिक शक्ति विशेष रूप से मजबूत नहीं थी, और एक ढीले साधक होने के नाते वह एक गरीब पृष्ठभूमि से आए थे और संभवतः उनके पास कोई उल्लेखनीय आध्यात्मिक कलाकृतियां नहीं थीं। भले ही उसके पास एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक कलाकृति हो, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के स्तर के साथ वह संभवतः इसकी पूरी क्षमता को उजागर नहीं कर सकता था। ऐसे कनिष्ठ साधक ने अपने ही यूएर को कैसे बचाया? ... ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने अकेले ही 1 दर्जन से अधिक तस्करों को हरा दिया हो। क्या ऐसा हो सकता है? मोहुआ ने शर्मीले स्वर में कहा, मैं भाग्यशाली था, मैं वहां से गुजर रहा था और किसी कारण से वे सभी तस्कर मर चुके थे और यूएर एक बक्से में बंद था, इसलिए मैंने उसे उठाया और किंगजो शहर ले गया। मोहुआ पहले की तरह ही उसी कहानी पर अड़ा रहा। वह बस एक राहगीर था, एक दयालु युवक, बस थोड़ा सा भाग्यशाली। तस्करों की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं था। ये सुनकर वेनरेन वान कुछ आश्चर्यचकित हुई, लेकिन वह संदेह को रोक नहीं सकी। सब कुछ बहुत संयोग लग रहा था। तस्कर अचानक कैसे मर सकते हैं? और वह यूएर को कैसे ढूंढ पाया? कुछ तो गड़बड़ थी। ये देखकर कि वेनरेन वान को उस पर पूरा विश्वास नहीं था, मोहुआ ने एक पल के लिए सोचा, फिर आह भरी, जिससे बात के डर की अभिव्यक्ति प्रकट हुई। सच कहूं तो ये यूएर के महान भाग्य और मजबूत भाग्य के कारण भी है। अगर मेरी किस्मत थोड़ी भी खराब होती और मैं उससे नहीं मिलता और उसे सचमुच कोई और उठा लेता, तो ये बहुत बड़ी परेशानी होती। वेनरेन वान का दिल धक से रह गया। वास्तव में यदि यूएर को किसी अन्य साधक ने गुप्त उद्देश्यों से या किसी ऐसे व्यक्ति ने जो बहुत सोच समझकर योजना बनाई हो, उठा लिया होता, तो यूएर खतरे में पड़ जाता। उसने एक बार फिर ध्यान से इस पर विचार किया और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, मोहुआ के शब्द उतने ही अधिक उचित प्रतीत होते। शांगुआनयी ने उसे पहले बताया था कि यूएर को एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा एक योजना में फंसाया गया था, पर्दे के पीछे से उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया था, जहां से भागने की बहुत कम संभावना थी। लेकिन मनुष्य की गणनाएं स्वर्ग की गणनाओं से मेल नहीं खाती। भाग्य और अवसर की मार से यूएर को इस बच्चे मोहुआ द्वारा बचा लिया गया। क्या ये यूएर के भाग्यशाली भाग्य और अच्छे अवसरों का सबूत नहीं है?
एक माँ के रूप में कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का भाग्य अच्छा हो। वेनरेन वान के दिल को तसल्ली मिली। बेशक इस बच्चे मोहुआ को भी अच्छी किस्मत मिली थी। क्या उसे राहत महसूस नहीं होनी चाहिए कि मोहुआ भाग्यशाली थी? यदि वह भाग्यशाली नहीं होता तो वह यूएर को बचाने में सक्षम नहीं होता और वह शायद यूएर को फिर कभी नहीं देख पाती। वेनरेन वान ने जितना अधिक सोचा उतना ही वह आश्वस्त होती गई और उसने पाया कि वह सहमति में सिर हिला रही है। मोहुआ सही था, यूएर सचमुच भाग्यशाली था। यदि यूएर को इतना अच्छा भाग्य मिल सकता है तो मोहुआ भी भाग्यशाली क्यों नहीं हो सकता? एक भाग्यशाली बच्चा एक अच्छे भाग्य वाले बच्चे को बचा रहा है, इसमें गलत क्या हो सकता है? यह महसूस करते हुए वेनरेन वान आश्वस्त महसूस करने लगी। उसने उस पर काफी हद तक विश्वास किया और जितना अधिक वह मोहुआ को देखती उतना ही वह उसके प्रति आकर्षित होती। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने ईमानदारी से कहा, मोहुआ, आपने शांगुआन और वेनरेन दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ी सेवा की है। आप क्या चाहती हैं? मोहुआ को आश्चर्य हुआ और वह कुछ शर्मिंदा महसूस करने लगी। यूएर को बचाना उसके लिए एक सुविधाजनक कार्य था और अब इनाम मांगना कुछ ऐसा लग रहा था जैसे लाभ के लिए एहसान का सौदा करना। और वह यूएर से काफी प्यार करने लगा था। वेनरेन परिवार की आंटी वान भी उसके प्रति दयालु थी, यहाँ तक कि उन्होंने उसे अच्छा भोजन भी कराया। एक क्षण विचार करने के बाद मोहुआ ने इनाम छोड़ने का निर्णय लिया तथा उनसे थोड़ी मदद मांगना ही पर्याप्त होगा। चाची वान, क्या आप मुझे कियान ताओवादी संप्रदाय में भेज सकती हैं? यद्यपि वे कियानजू राज्य सीमा में थे, वे राज्य सीमा के किनारे पर थे और कियानजू राज्य विशाल क्षेत्रों के साथ 5वीं श्रेणी की राज्य सीमा थी। वहां पहुंचने में उन्हें कुछ समय लगेगा। यदि देरी हो गई और वह देर से पहुंचा तो संप्रदाय में शामिल होने का मौका चूक जाएगा। यह एक समस्या होगी। हालांकि वेनरेन वान ने गलत समझा। कुछ शर्मिंदगी और परेशानी महसूस करते हुए उसने जवाब दिया, कियान ताओवादी संप्रदाय 4 महान संप्रदायों में से एक है। इसकी सीमा बहुत ऊंची है और वेनरेन परिवार के प्रभाव पर निर्भर रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मोहुआ चौंका, फिर अपना सिर हिलाया और बोला, आंटी वान, आपको बस मुझे वहां ले जाने की जरूरत है। वेनरेन वान हैरान था, तुम्हें वहां ले चले? हाँ। सोचने के बाद मोहुआ को लगा कि चूंकि यूएर दयालु है और आंटी वान बहुत अच्छी है और वेनरेन परिवार भी एक महान कुलीन कुल है, इसलिए राज रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उसने आगे कहा, मेरे पास एक संप्रदाय प्रवेश आदेश है। वेनरेन वान ने हौंफते हुए कहा, उसकी आवाज कांप रही थी, आपके पास कियान ताओवादी संप्रदाय से एक संप्रदाय प्रवेश आदेश है? भी अचंभित रह गया। वेनरेन वान की प्रतिक्रिया उनके लिए कुछ अप्रत्याशित थी। क्या कियान ताओवादी संप्रदाय से संप्रदाय प्रवेश आदेश वास्तव में इतना मूल्यवान है? यूएर, जो उनके बगल में खाना खा रही थी, अपनी मां की ओर उलझन से देख रही थी। वेनरेन वान ने आह भरते हुए कहा, संप्रदाय प्रवेश आदेश का अर्थ है प्रवेश परीक्षाओं से छूट। कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री में सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक किसी भी संप्रदाय का संप्रदाय प्रवेश आदेश बहुत मूल्यवान है, विशेष रूप से कियान ताओवादी संप्रदाय जैसे शीर्ष स्तरीय संप्रदाय से। शीर्ष स्तर। मोहुआ थोड़ा चौंका, फिर उसे वेनरेन वान की पिछली टिप्पणी याद आई, 4 महान संप्रदाय ... हाँ, वेनरेन वान ने थोड़ा सिर हिलाया। कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री में, जो कि 5वीं श्रेणी का क्षेत्र है और जहां कई ताओवादी संप्रदाय हैं, संप्रदाय चाहे बड़े हों या छोटे हजारों में हैं, यदि दसियों हजार नहीं। उनमें से सम्मानित उच्च स्तरीय संप्रदायों में 4 महान संप्रदाय, 8 महान द्वार, 12 धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा ये ऐसे संप्रदाय हैं जो कमजोर नहीं हैं, लेकिन इनमें गहराई की थोड़ी कमी है और इन सभी संप्रदायों को सामूहिक रूप से कियान लनिंग 100 गेट्स के रूप में जाना जाता है। 4 महान संप्रदाय, 8 महान द्वार, 12 धाराएं, कियान शिक्षा 100 द्वार। मोहुआ ने चुपचाप उन्हें दोहराया, उन्हें याद कर लिया। वेनरेन वान ने जारी रखा, कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री के सभी संप्रदायों में, यदि हम पारंपरिक वंश की बात करें, तो 4 महान संप्रदाय सबसे मजबूत हैं और 8 महान द्वार अगले स्थान पर हैं। 12 धाराओं की तुलना 8 महान द्वारों से की जा सकती है, लेकिन प्रत्येक की विशेषज्ञता किसी विशेष क्षेत्र में है, जो कुछ हद तक अलग है। उदाहरण के लिए, सेवक गोल्ड सैक्ट तलवार नियंत्रण का अभ्यास करता है, माइरियड मैजिक गेट मंत्रों का अध्ययन करता है, और अन्य संरचनाएं गोली, कलाकृति, रून, पशु नियंत्रण, मार्शल वे इत्यादि में विशेषज्ञता रखते हैं। और उनमें से कियान ताओवादी संप्रदाय कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री के 4 महान संप्रदायों में से एक शीर्ष संप्रदाय है, सर्वोच्च में से एक।
मो हुआ को कुछ संदेह हुआ, तो क्या ये पहला है या दूसरा? वेनरेन वान की अभिव्यक्ति कुछ जटिल हो गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, वह चारों महान संप्रदायों में से प्रत्येक प्रथम होने का दावा करता है और द्वितीय होने से इनकार करता है। इसलिए चारों महान संप्रदाय सर्वोच्च संप्रदायों में से हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में प्रथम या द्वितीय स्थान पर कौन है। मो हुआ का मुंह खुला रह गया। तो ऐसी योजना हो सकती है। इसलिए वेनरेन वान ने गंभीरता से कहा, 5वें दर्जे के कियानजू राज्य में शीर्ष स्तरीय 4 महान संप्रदायों में से एक होने के नाते प्रवेश की आवश्यकताएं बेहद कड़ी हैं। स्वाभाविक रूप से प्रवेश परीक्षाओं से छूट देने वाला एक संप्रदाय प्रवेश आदेश बेहद मूल्यवान है। यहाँ तक कि शांगरुआन और वेनरेन जैसे कुलीन कुलों के लिए भी यह अत्यंत दुर्लभ है। वेनरेन वान ने आह भरी। मो हुआ कुछ हद तक निराश था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके मालिक ने जो चीज उसके लिए छोड़ी है वह इतनी मूल्यवान वस्तु होगी। वेनरेन वान के बोलने के बाद उसे अचानक कुछ याद आया और उसने चेतावनी दी, इस संप्रदाय प्रवेश आदेश को सुरक्षित रखें और इसके बारे में किसी को न बताएं। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। मो हुआ के शांत व्यवहार और बिना किसी घबराहट के उसके पास मौजूद कीमती टोकन को देखकर वेनरेन वान ने चुपके से स्वीकृति में सिर हिलाया, लेकिन वह तुरंत जिज्ञासा से भर गई। आपको ये टोकन कहाँ से मिला? मुझे मिल गया, मो हुआ ने कहा। वेनरेन वान आश्चर्यचकित रह गया। मिल गया, मिल गया? क्या कियान ताओवादी संप्रदाय से एक संप्रदाय प्रवेश आदेश ऐसे ही पाया जा सकता है? यह एक बहाना था जो मो हुआ ने बिना सोचे समझे बोल दिया था। जब मैं ली राज्य में था, एक पहाड़ पर राक्षसों का शिकार करते हुए संयोग से मुझे एक भंडारण थैला मिला। थैले में एक टोकन था जिस पर कियान ताओवादी संप्रदाय लिखा था। मैंने कुछ पूछताछ की और पता चला कि यह कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री के लिए एक संप्रदाय प्रवेश आदेश था। कियान लनिंग स्टेट की सीमा ली स्टेट से बहुत दूर है, लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि मैंने इसे पा लिया है, ये भाग्य का एक झटका है जिसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पहाड़ों और नदियों को पार करके कियान स्टेट आया, इस उम्मीद में कि मुझे एक संप्रदाय में शामिल किया जाएगा और ताओ साधना सीखी जाएगी। ये ताओ की खोज की एक सरल, अलंकृत कहानी थी, आधा सच आधा झूठ। ये सुनने में तो बहुत ही घटिया लग रहा था, लेकिन इसमें कोई खामी नहीं थी। वेनरेन वान को कुछ संदेह हुआ, लेकिन सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कुछ लोग अच्छे भाग्य के साथ पैदा होते हैं, यह कोई असामान्य बात नहीं है। इसके अलावा ये कहने वाला व्यक्ति मो हुआ था, जिसने अभी अभी अपने बच्चे को बचाया था। वेनरेन वान ने फिलहाल इस पर विश्वास करना चुना। हालांकि मो हुआ को कुछ चिंताएं थीं। चाची वान, इस संप्रदाय प्रवेश आदेश के साथ क्या मुझे वास्तव में प्रवेश परीक्षाओं से छूट मिल सकती है? बिल्कुल, वेनरेन वान ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन अचानक रुक गई और कुछ हिचकिचाहट के साथ अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सामान्यतः टोकन धारण करने का अर्थ था कि आप संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं, और इसमें कोई समस्या नहीं थी। संप्रदाय में प्रवेश के आदेश जारी करना अत्यधिक सख्त था, कोई भी इसे जारी या प्राप्त नहीं कर सकता था। संप्रदाय में प्रवेश करते समय संप्रदाय कारण और प्रभाव की गणना करता था। संप्रदाय प्रवेश आदेश रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, जब तक कि उनकी उत्पत्ति उचित थी, बुरे कारणों के बिना, बुरे प्रभावों के बिना, हत्या और लूट द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी, अवसरों को चुराने या बुरी मंशा रखने से किसी भी मुद्दे का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जिन लोगों ने टोकन पाया था, उन्हें स्वर्गीय दाव से एक भाग्यशाली अवसर प्राप्त हुआ माना जाता था। संप्रदाय उन्हें मना नहीं करता था। लेकिन मो हुआ का मामला थोड़ा विशेष था। कियान ताओवादी संप्रदाय बहुत विशाल था, जिसमें प्रत्येक स्थान अत्यंत मूल्यवान था, और मो हुआ एक ढीला साधक था जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात थी उसकी आध्यात्मिक जड़। वेनरेन वान ने फुसफुसाते हुए कहा, मो हुआ, तुम्हारा आध्यात्मिक मूल? मध्य से निचले स्तर का लघु पंचतत्व आध्यात्मिक मूल, मो हुआ ने उत्तर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, वेनरेन वान ने आह भरी। यह आध्यात्मिक जड़ बहुत ही निम्न स्तर की थी, जो प्रवेश की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन वेनरेन वान मो हुआ को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, कियान ताओवादी संप्रदाय एक महान संप्रदाय है जो अपने वचन को महत्व देता है, और उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। मो हुआ जानता था कि वेनरेन वान उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, और मुस्कुराया, धन्यवाद चाची वान। लेकिन उनकी कुछ अपेक्षाएं भी थीं। कियान ताओवादी संप्रदाय उसकी कल्पना से भी बड़ा था, और उसकी सीमा भी उससे कहीं अधिक ऊंची थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि कियान ताओवादी संप्रदाय में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं होगा।
हालांकि किसी भी समस्या का समाधान हमेशा होता है, फिर भी उसे अपनी किस्मत आजमानी होगी। वेनरेन वान ने ये भी कहा, अपना भोजन समाप्त करो, रात को आराम करो, और कल मैं वेनरेन परिवार की गाड़ी से तुम्हें सुरक्षित रूप से कियान ताओवादी संप्रदाय तक ले जाऊंगा। मो हुआ ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया, फिर कुछ और सोचते हुए फुसफुसाया। आंटी वान, एक और बात है। वेनरेन वान ने कहा, बस अपनी बात कहो। मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये संभव है कि मैं यूएर को बचाने के बारे में किसी और को न बताऊं? वेनरेन वान चौंक गई, लेकिन फिर उसे सब समझ आ गया। शांगुआन परिवार और वेनरेन परिवार के वैध वंशजों के विरुद्ध गणना करने के साथ साथ स्वर्गीय रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए, ताकि दो महान कुलीन कुलों को कारण और प्रभाव का पता न चल सके। इस कृत्य के पीछे की शक्ति अत्यंत प्रचंड होनी चाहिए। ... उनकी योजनाएं भी गहन होनी चाहिए। मो हुआ भाग्यशाली था, उसने संयोगवश यूएर को बचा लिया। लेकिन अगर उन लोगों को पता चल गया कि यह महुआ, ये बच्चा था जिसने उनकी योजनाओं को बिगाड़ दिया, तो ये सौभाग्य विपत्ति में बदल जाएगा। मो हुआ अभी भी एक बच्चा ही था, इसके अलावा एक ढीला साधक जिसकी साधना कमजोर थी, शक्तिहीन और प्रभावहीन, किसी भी पृष्ठभूमि का अभाव था। वह शायद उसकी मृत्यु के बाद उसके शव को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। वेनरेन वान का दिल कांप उठा, उसे अंदर से खटास महसूस हुई। वह बच्चे को खोने का दर्द जानती थी। मो हुआ के भी माता पिता थे। अगर मो हुआ को यूएर को बचाने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़े, तो उसके माता पिता कितने दुखी होंगे। वह भी जीवन भर दोषी महसूस करेगी। वेनरेन वान ने गंभीरता से कहा, चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जो भी इस बारे में जानता है वह इसे अपने तक ही रखे, किसी को भी इसकी भनक तक न लगने दे। मो हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद आंटी वान। मो हुआ की स्पष्ट और शुद्ध मुस्कान देखकर वेनरेन वान को कुछ हद तक आश्वस्त महसूस हुआ। इसके बाद मो हुआ ने एक रात किंगजो शहर में आराम किया, कुछ देर यूएर के साथ खेला, और अगले दिन वेनरेन परिवार की गाड़ी में सवार होकर कियानजू राज्य की सीमा से आगे उत्तर की ओर चला गया। कियानजू राज्य की सीमा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक समृद्ध भूमि। अनगिनत संप्रदाय यात्रा में शामिल थे। घूमते बादलों और धुंध के बीच ताओवादी मंदिर ऊंचे खड़े थे, उनकी राजसी हवा एक शानदार दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। चमकदार रोशनी पहाड़ों पर फैल गई, और आत्मा जानवर स्पष्ट रूप से चहचहाने लगे, जिससे स्वर्ग जैसा दृश्य बन गया। विभिन्न संप्रदाय ताओवादी वस्त्र पहने साधक आते जाते रहते थे, उनकी बचाव लाइटें एक दूसरे को काटती रहती थीं। मो हुआ बहुत प्रभावित हुआ। ये कियानजू राज्य की सीमा है। ये कियान राज्य में दाव से पूछताछ करने और अध्ययन करने के लिए सबसे बड़ा स्थान है। रास्ते भर अनगिनत खूबसूरत दृश्य इतनी तेजी से सामने आ रहे थे कि मो हुआ के पास उन्हें देखने का समय ही नहीं था। गाड़ी की खिड़की से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाले, वह पूरे रास्ते उन्हें देखता रहा, भावनाओं से भरा हुआ। घोड़े के खुरों की स्थिर ध्वनि, पहाड़ी सड़क धुंध में ढकी हुई थी। ये यात्रा बादलों पर सवारी करने जैसी थी। 2 दिन बाद गाड़ी कियान ताओवादी संप्रदाय में पहुंची। दूर से एक विशाल पर्वत शिखर आसमान में ऊंचा खड़ा दिखाई दे रहा था। पहाड़ों के बीच महल बने हुए थे, और विशालता में बिखरे तारों जैसी वेधशालाएं, भव्य और ऊंची। बादलों और धुंध ने इसे एक अलौकिक एहसास दिया था, मानो ये स्वर्ग में सफेद जैद की राजधानी हो। कियान ताओवादी संप्रदाय। मो हुआ थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उत्साहित भी था, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गाड़ी पहाड़ की तलहटी पर रुक गई। वेनरेन परिवार के एक रक्षक ने मुट्ठी बांधकर माफी मांगी। युवा गुरु मो, कियान ताओवादी संप्रदाय के नियम सख्त हैं, वे पहाड़ पर गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं देते। मुझे बहुत अफसोस है, हम आपको यहीं तक ले जा सकते हैं। कोई बात नहीं। मो हुआ ने अपना हाथ हिलाया, गार्ड को धन्यवाद दिया, और फिर सीधे ऊंची सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर कियान ताओवादी संप्रदाय के पहाड़ी द्वार की ओर चल पड़ा। नजदीक से देखने पर यह और भी भव्य लग रहा था, मानो अमर आभा से सराबोर हो। रास्ते में अन्य छात्र भी अपनी गाड़ियों से उतरकर पहाड़ पर चढ़ गए। ऐसा लग रहा था कि वे भी कियान ताओवादी संप्रदाय में शामिल होना चाहते थे। हालांकि वे अधिक सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, उनका व्यवहार अधिक अभिमानी था, तथा वे परिवार के बुजुर्गों के संरक्षण और अपने पहरेदारों के संरक्षण में थे। इसके विपरीत मो हुआ साधारण कपड़े पहने हुए थी, बिल्कुल अकेली। सौभाग्यवश वह इसका आदी हो चुका था। अकेले चलते हुए मो हुआ जल्द ही कियान ताओवादी संप्रदाय के द्वार पर पहुंच गया। गेट के सामने एक ऊंची दहलीज थी, जो मो हुआ से भी ऊंची थी, जो पहाड़ पर चढ़ने वालों को अलग करती थी और मो हुआ को भी अलग करती थी।
कियान ताओवादी संप्रदाय के कुछ अनुयायी द्वार पर पहरा दे रहे थे। जब उन्होंने मो हुआ को देखा तो उन्होंने उसे रोका और उसका उद्देश्य पूछा। उनका लहजा विनम्र था, लेकिन उसके अंदर तिरस्कार और अहंकार की झलक थी। मेरा एक संप्रदाय प्रवेश संघ है और मैं संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूँ। मो हुआ ने अपना संप्रदाय प्रवेश आदेश प्रस्तुत किया। शिष्य आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक शिष्य ने कहा, कृपया यहाँ एक क्षण प्रतीक्षा करें, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी है और निर्णय के लिए एक एल्डर से परामर्श करना है। फिर उन्होंने कहा, कृपया अपने साधक की पृष्ठभूमि और इतिहास का रिकॉर्ड भरें। मो हुआ ने तथाकथित पृष्ठभूमि और इतिहास के अभिलेख को देखा, जो किसी व्यक्ति के मूल स्थान, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसकी आध्यात्मिक जड़ की प्रकृति को बताने का एक रूप था। मो हुआ ने इसे सच्चाई से भर दिया। शिष्य ने दर्ज की गई जानकारी ली और संप्रदाय प्रवेश आदेश को रखने के लिए एक सीलबंद डिब्बा निकाला। फिर वह पहाड़ी द्वार से अंदर गया और चाय बनाने में लगने वाले समय तक चौड़ी जेड पत्थर की सड़क पर चलता रहा। जब वह एक हॉल में पहुंचा, कियान ताओवादी संप्रदाय के कई बुजुर्ग चर्चा में थे। शिष्य ने सीलबंद बक्सा प्रस्तुत किया और स्थिति समझाई। सभी बुजुर्गों ने आश्चर्य व्यक्त किया, एक संप्रदाय में प्रवेश करने वाला आदेश। उन्होंने अध्यक्षता कर रहे एल्डर की ओर देखा और पूछा, एल्डर शेन, आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे एल्डर शेन के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उनका ताओवादी वस्त्र 4 सुनहरे नमूनों से सुसज्जित था, जो स्पष्ट रूप से उच्च स्तर के थे। रिपोर्ट सुनने के बाद एल्डर शेन ने संप्रदाय प्रवेश आदेश लिया और शिलालेख को देखकर उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। एल्डर शेन, क्या कुछ गड़बड़ है? एक एल्डर ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर पूछा। एल्डर शेन ने अपना सिर हिलाया और दूसरों को आदेश दिया, खुद देख लो। अन्य बुजुर्गों ने इसे कुछ उलझन के साथ स्वीकार किया और इसे पढ़ने के बाद वे भी आश्चर्य से रुक गए। एक एल्डर ने धीरे से पढ़ा, इस आदेश के धारक को प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। ये चरित्र, क्या ये सही नहीं है? क्या इसमें यह नहीं लिखा होना चाहिए कि जो इस आदेश को धारण करता है उसे सम्मानपूर्वक प्रवेश दिया जाना चाहिए? हाँ, इसमें शाही आदेश जैसा लहजा क्यों है? क्या ये संप्रदाय प्रवेश आदेश नकली है? एल्डर शेन ने अपना सिर हिलाया, यह असली है, बस पुराना है। पुराना? बुजुर्ग लोग आश्चर्यचकित रह गए। एल्डर शेन ने सिर हिलाया, ये हमारे संप्रदाय के पुराने नियमों का एक आदेश है। भावुक होते हुए एल्डर शेन ने कहा, ये संप्रदाय प्रवेशी संप्रदायों के एक समूह से है जो काफी प्राचीन है। उस समय कियान ताओवादी संप्रदाय क्षीण हो रहा था और उसकी शक्ति अपर्याप्त थी। हमें दूसरों के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता था, यही कारण है कि उस काल के संप्रदाय प्रवेशी संप्रदायों का स्वर एक आदेश जैसा है। इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका अर्थ है कि हमारा कियान ताओवादी संप्रदाय विरोध नहीं कर सकता। लेकिन एल्डर शेन की निगाहें पैनी थीं, उनकी आवाज ऊंची थी, हमारे कियान ताओवादी संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय प्रमुखों के पदचिन्हों पर चलते हुए, जिन्होंने जोश और लगन से शासन किया, पीढ़ियों से हमारे साधक और भी मजबूत बनने की आकांक्षा रखते आए हैं। आत्मा से एकजुट होकर हमने अथक परिश्रम किया और आज तक अपनी शक्ति का विस्तार करते आ रहे हैं। हमारा कियान ताओवादी संप्रदाय अब अपने पूर्व स्वरूप से तुलना से परे है। हमारे सभी शिष्य विलक्षण प्रतिभा वाले हैं, उनमें उच्च कोटि की प्रतिभा है। आज हम 4 प्रमुख संप्रदायों में सबसे आगे खड़े हैं। हम कियानजू राज्य की सीमा के भीतर सबसे महान संप्रदाय हैं। इसलिए इस संप्रदाय प्रवेश आदेश को प्रारूप और शब्दावली दोनों में बदल दिया गया है। ... अब यह नहीं लिखा जाता कि अस्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि लिखा जाता है कि स्वीकार किए जाने की पूरी उम्मीद है। ये दूसरे लोग हैं जो हमसे अपने संप्रदाय में उन्हें स्वीकार करने की विनती करते हैं, न कि हमें शिष्यों को स्वीकार करने का आदेश दिया जाता है। एल्डर शेन के शब्द अधिकार से भरे हुए थे। अन्य प्राचीनों ने भी अपनी आत्मा में उत्साह महसूस किया और वे भी महिमा में भागीदार हुए। एक बुजुर्ग बोला, तो फिर यह संप्रदाय प्रवेश आदेश एक पुराना मामला है और कुछ हद तक अपमानजनक है, क्या हम इसे अस्वीकार कर दें? एल्डर शेन ने अपना सिर हिलाने से पहले एक क्षण तक सोचा। इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हर चीज पर ध्यान से विचार करना चाहिए। ये अतीत की घटनाएं यद्यपि गौरवशाली नहीं हैं, किंतु अपरिवर्तनीय तथ्य हैं। हम साधकों को अतीत के अपमानों को याद रखना चाहिए, उन्हें अपने हृदय में बसाना चाहिए ताकि हम अपने संकल्प का भार उठा सकें और निरंतर मजबूत होते रहें, तथा ये सुनिश्चित कर सके कि हमारा कियान ताओवादी संप्रदाय हजारों वर्षों तक ऊंचा बना रहे। दूसरों ने उसकी चापलूसी की। एल्डर शेन बनने के योग्य, दूरदर्शी और दूरदर्शी
व्यापकता में भव्य और सहिष्णुता में असाधारण। अल्पविराम। एल्डर शेन ने विनम्रता से इशारा किया, उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने पूछा, ये शिष्य जो प्रवेश चाहता है उसकी प्रतिभा का स्वरूप क्या है? किसी ने मूल स्थान का रिकॉर्ड छोड़ दिया। एक नजर में ही एल्डर शेन की भौहें तन गईं। एक बेलगाम किसान और ली राज्य के दूरदराज के इलाकों से मध्यम से निम्न श्रेणी का लघु पंचतत्व आध्यात्मिक मूल। एल्डर शेन को ये देखने लायक ही नहीं लगा। अन्य बुजुर्गों ने भी रिकॉर्ड पर नजर डाली और उनमें से एक की हंसी छूट गई। विशेष कौशल अनुभाग में लिखा है फॉर्मेशन। बाकी लोग आश्चर्यचकित हो गए और फिर जोर से हंसने लगे। वह सचमुच ये दावा करने का साहस करता है कि शायद लिखने को और कुछ नहीं है। प्रशिक्षण। एक बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया, मेरे अपने 5 बार के परपोते में प्रशिक्षण की असाधारण प्रतिभा है और मैं उसे उस मार्ग पर चलने नहीं दूंगा और न ही ये दावा करूंगा कि वह इसमें निपुण है। सचमुच अज्ञानता ही आनंद है। आखिरकार छोटे स्थानों से आए साधक कुछ संरचनाएं सीखने के बाद महान महसूस कर सकते हैं। दुनिया की विशालता से अनभिज्ञ कि आकाश के परे भी आकाश है। एक बुजुर्ग ने मजाक में कहा, क्यों न उससे पूछा जाए कि वह कितनी संरचनाएं जानता है। आपके पास सचमुच बहुत ज्यादा खाली समय है। पूछने का क्या फायदा? क्या वह कोई सेकेंड ग्रेड फॉर्मेशन बना सकता है? दुनिया के साधकों को कम मत आंको। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कियान राज्य है, कियानजू राज्य की सीमा, जहां साधना जगत की प्रतिभाएं एकत्रित होती हैं। हमारे पास निर्माण प्रतिभा की कमी नहीं है। अल्पविराम। कुछ देर चर्चा के बाद किसी ने उत्सुकता से पूछा, वह इस संप्रदाय प्रवेशी संघ में कैसे आया? खैर, उस बारे में। एक प्राचीन संप्रदाय प्रवेशी आदेश, क्या वह इसे उठा सकता था? इतना आसान कहाँ है इसे उठाना? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसने इसके लिए हत्या और लूटपाट का सहारा लिया हो? या शायद वह किसी का शतरंज का मोहरा है? एल्डर शेन ने अपना सिर हिलाया, अभी अभी मैंने कुछ त्वरित गणनाएं की और हालांकि यह थोड़ा अस्पष्ट है, संभवतः साफ और बिना किसी समस्या के बुरे कारण और बुरे प्रभाव का कोई संकेत नहीं है। सबसे अधिक संभावना है कि उन्होंने इसे संयोग से ही पाया है। एक बुजुर्ग ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाई, क्या किस्मत है। वास्तव में एक संप्रदाय प्रवेश आदेश भी पाया जा सकता है। एल्डर शेन ने सिर हिलाया, इस दुनिया में कुछ लोगों को वास्तव में असाधारण भाग्य मिलता है। चूंकि इस लड़के के पास इतना भाग्य है, तो एक बुजुर्ग ने एल्डर शेन के इरादे की जांच की। एल्डर शेन ने एक क्षण सोचा और धीरे से कहा, भाग्यशाली होना एक बात है, लेकिन एल्डर शेन की अभिव्यक्ति थोड़ी घमंडी हो गई जब उन्होंने सोचा, हमारा कियान ताओवादी संप्रदाय इतना शानदार अवसर प्रदान करता है, वह इसे सहन नहीं कर सकता। बुजुर्ग लोग चौंक गए और प्रशंसा से बोले, बड़े शेन बुद्धिमानी से बोलते हैं। बहुत बड़ा भाग्य भी दुर्भाग्य बन सकता है। हल्के भाग्य वाला व्यक्ति इतनी भारी संपत्ति का सामना नहीं कर सकता। ये भी उसके अपने भले के लिए है। अल्पविराम। लेकिन कुछ बुजुर्ग चिंतित थे, अगर हम मना कर दें तो क्या इससे हमारे कियान ताओवादी संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं होगा? आखिरकार संप्रदाय प्रवेश आदेश रखने वालों को आमतौर पर मना नहीं किया जाता था। यदि उन्हें अस्वीकार कर दिया गया तो उन्हें अविश्वसनीय करार दिया जा सकता है, और यदि यह बात बाहर आ गई तो ये बुरा लगेगा। एल्डर शेन ने गंभीरता से विचार करते हुए भौहें चढ़ाईं और फिर गंभीरता से बोलते हुए कहा, ये इनकार नहीं है, ये एक विचार विमर्श के तहत है। भीड़ अचंभित रह गई। विचार विमर्श चल रहा है। एल्डर शेन ने सिर हिलाया, यह अस्वीकृति नहीं है, केवल यह मामला विशेष है और इस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। गहन चर्चा। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि वे कितने समय तक विचार विमर्श करेंगे, चाहे वह 1 महीना हो, 1 वर्ष हो या 1 दशक से अधिक समय हो, कोई निर्णय लिया जाएगा या नहीं, और वह निर्णय क्या होगा? ये कियान ताओवादी संप्रदाय की चिंता थी और किसी और का इससे कोई लेना देना नहीं था। एल्डर शेन ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन सभी लोग समझ गए। अन्य लोगों ने सिर हिलाया। ये सबसे अच्छा है। इस तरह के महत्वपूर्ण मामले पर वास्तव में गहन चर्चा की आवश्यकता है। वास्तव में एल्डर शेन मामलों को उचित ढंग से संभालते हैं, हर कार्य को पूर्ण विवेक के साथ मापते हैं। अल्पविराम। तो हम इस संप्रदाय प्रवेशी आदेश से कैसे निपटेंगे? किसी और ने पूछा। एल्डर शेन ने उदासीनता से कहा, बस इसे किसानों के रिकॉर्ड में दर्ज कर दीजिए। संप्रदाय प्रवेश आदेश बहुत मूल्यवान था, प्रति व्यक्ति एक बार अभिलेखों में दर्ज होने के बाद अगर उसे वापस कर दिया जाता तो कोई भी उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकता था।
और एक बार विचार विमर्श के बाद संप्रदाय में आदेश धारक के प्रवेश का मामला प्रभावी रूप से स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार मामले को उचित ढंग से निपटाया गया। एल्डर शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। जैसे ही यह रिकॉर्ड किया गया, संप्रदाय प्रवेश आदेश की रोशनी क्षण भर के लिए चमक उठी। एल्डर शेन ने रिकॉर्ड पर विचार विमर्श के तहत टिप्पणी की, फिर उसे एक तरफ फेंक दिया और दस्तावेजों के ढेर के नीचे दबा दिया, जहां वह चुपचाप धूल जमा करने लगा। जैसे ही उसने इसे फेंका, उसकी नजर एक बार फिर रिकॉर्ड के ऊपर लिखे नाम पर पड़ी, महुआ। एल्डर शेन ने इस नाम को तुरंत ही भुला दिया, क्योंकि उन्हें इसका कोई महत्व नहीं लगा। इसके बाद एल्डर शेन ने अन्य मामलों पर चर्चा शुरू की। संप्रदाय प्रवेश आदेश, जिसे इतिहास में दर्ज किया गया था और जिसे चर्चा के लिए के रूप में अलग रखा गया था, प्रभावी रूप से शून्य हो गया था, उसे वापस कर दिया गया। शिष्य ने संप्रदाय प्रवेश आदेश महुआ को सौंप दिया। जहां तक संप्रदाय में शामिल होने का सवाल है, आगे चर्चा की आवश्यकता है। चर्चा में कितना समय लगेगा? महुआ ने पूछा। शिष्य ने विनम्रता से पर थोड़ी उदासीनता के साथ कहा, बुजुर्गों का विचार विमर्श ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में हम शिष्य पूछताछ कर सकें। मुझे भी नहीं पता, रहने दो। ... महुआ ने उसके दिल की स्थिति समझ ली। स्वीकार करना है, अस्वीकार करना है। यहाँ तक कि संप्रदाय प्रवेश आदेश हाथ में होने के बावजूद वे अभी भी चर्चाओं में टालमटोल करते रहे। ये संभवतः एक विनम्र इनकार था। उन्होंने यह नहीं सोचा कि एकमात्र आधार स्थापना साधक के रूप में वे कियान ताओवादी संप्रदाय, जो कि 5वीं श्रेणी का संप्रदाय है, के लिए 1.5 महीने तक विचार विमर्श करने के योग्य थे। सबसे अधिक संभावना तो यह है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। महुआ ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद वह कियान ताओवादी संप्रदाय के द्वार में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। संप्रदाय के प्रवेश द्वार के सामने की दहलीज को देखते हुए वह अंदर ही अंदर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। कियान ताओवादी संप्रदाय की दहलीज सचमुच बहुत ऊंची है। महुआ ने संप्रदाय प्रवेश आदेश को हटा दिया। हालांकि यह आदेश अब बेकार था, लेकिन आखिरकार यह कुछ ऐसा था जो उसके मालिक ने उसे छोड़ा था और इसे यादगार के रूप में रखा जा सकता था। यदि आप परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो आप परिवार के दरवाजे पर प्रवेश नहीं कर सकते। इतना भव्य और वैभवशाली संप्रदाय, जिसकी सीमा बहुत ऊंची हो और जो केवल प्रतिभाशाली लोगों को ही स्वीकार करता हो, वास्तव में उसके लिए उपयुक्त नहीं था। कियानजू राज्य की सीमा इतनी विशाल थी कि वह आसानी से किसी अन्य संप्रदाय की तलाश कर सकता था। यदि यह स्थान मुझे नहीं रखेगा, तो कोई दूसरा स्थान होगा जो मुझे रखेगा। महुआ ने अपनी आत्मा को उत्साहित किया। उसके दिल की हल्की सी निराशा तुरंत गायब हो गई जब उसने ऊपर देखा और अपनी छाती फुलाकर गर्व और चुनौती भरे भाव के साथ कियान ताओवादी संप्रदाय के द्वार से बाहर निकल गया। हालांकि जब वह पहाड़ से नीचे उतरा तो उसकी नजर एक साधक पर पड़ी, जिसने कियान ताओवादी संप्रदाय के बुजुर्ग की ताओवादी पोशाक पहन रखी थी, जिसके बाल आधे सफेद थे और चेहरा और आंखें सख्त थीं। एक पहाड़ पर चढ़ रहा है, दूसरा उतर रहा है। दोनों एक दूसरे पर ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ गए। कियान ताओवादी संप्रदाय के इस कठोर चेहरे वाले बुजुर्ग के वस्त्र पर 4 सुनहरे पैटर्न थे। अधिकार की आभा धारण किए हुए वह सीधे संप्रदाय के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गया। रास्ते में शिष्यों ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और उन्होंने हॉल में प्रवेश करने से पहले हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया, जहां संप्रदाय विचार विमर्श कर रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा मुंह बना लिया। एल्डर शेन ने ऊपर देखा और उसे देखकर उदासीनता से कहा, बड़े झेंग, आप देर से आए हैं। एल्डर झेंग ने अपनी सीट ली जैसे कि यह स्वाभाविक बात हो और नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, मैं जल्दी आऊं या देर से, ये सब एक ही बात है। माहौल कुछ कठोर हो गया। एल्डर शेन ने बिना किसी परेशानी के हंसते हुए कहा, आइए चर्चा जारी रखें। शिष्य प्रवेश की हालिया प्रक्रिया कई काम लेकर आई है। देरी से बचने के लिए इन्हें तुरंत निपटाया जाना चाहिए। चर्चा जल्दी खत्म करने से सभी के लिए आसानी होगी। अन्य लोगों ने भी सहमति व्यक्त की। माहौल सामान्य हो गया। एक एक करके विभिन्न मामलों को उठाया गया, जिसमें शिष्य नामांकन से लेकर संप्रदाय प्रशासन में सुधार, प्रशिक्षकों के लिए पुरस्कार और दंड और बुजुर्गों के उपचार से संबंधित मामले शामिल थे। एल्डर्स की सभा ने अपने सुझाव रखे, फिर एल्डर शेन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की और अंततः एक आम सहमति पर पहुंचे। केवल एल्डर झेंग, जो या तो चुप रहते थे या जब बोलते थे तो तीखे शब्दों से माहौल में कुछ तनाव पैदा करते थे,
लेकिन वह केवल एक वोट वाले एक व्यक्ति थे और वह ज्यादा कुछ नहीं बदल सकते थे। अधिकांश मामलों में वह केवल आंखें मूंदकर और अनिच्छा से सहमत हो सकते थे। हालांकि 1 घंटे बाद जब एक निश्चित मामले पर चर्चा हुई तो एल्डर झेंग का रवैया जिद्दी और यहां तक कि गुस्से वाला हो गया। केवल उच्चतम श्रेणी के आध्यात्मिक मूल्यों को ही नामांकन की अनुमति है। एल्डर झेंग ने गुस्से से मेज पर जोर से मारा, ये कैसी बकवास है। एल्डर शेन का धैर्य थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और उदासीनता से कहा, एल्डर झेंग, एक प्रशिक्षक के रूप में आपको गंदी भाषा नहीं बोलनी चाहिए और अपने शिष्टाचार को नहीं भूलना चाहिए। एल्डर झेंग ने गुस्से से जवाब दिया, बहुत हो गया दिखावा, अब कैसा शिष्टाचार? तुम अपनी इज्जत गंवाने को तैयार हो तो मुझे कौन सा शिष्टाचार निभाना है? एल्डर शेन ने क्रोधित होते हुए कहा, एल्डर झेंग। उन्होंने गहरी सांस ली, केवल उच्चतम श्रेणी के आध्यात्मिक मूल्यों को ही नामांकन की अनुमति है। सभी बुजुर्ग चर्चा के बाद इस बात पर सहमत हुए हैं। एल्डर झेंग ने उपहास किया, सहमत? क्या ये सब आपके नेतृत्व का अनुसरण करने के बारे में नहीं है? इस बयान से घटनास्थल पर मौजूद अन्य बुजुर्ग असहज हो गए। एल्डर शेन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं, शेन, एक व्यक्ति का शो चलाता हूं? ये तुम नहीं हो, शेन, ये तुम्हारा शेन परिवार है। एल्डर झेंग ने व्यंग्य किया और स्पष्ट रूप से बोला, तुम किस बात की उम्मीद कर रहे हो? बस एक पंथ परिवर्तन। दूसरे तुम्हें क्यों मुंह दिखाएंगे? ये सम्मान आपके पीछे बैठे आपके शेन परिवार के लिए है, एक विशाल इकाई, 10,000 वर्षों से स्थापित एक महान कुल जिसकी जड़ें गहरी हैं। आप अपने शेन परिवार के लिए एक मानव दूत ताबीज से ज्यादा कुछ नहीं है। एल्डर शेन क्रोधित होकर बोले, यह अहंकार है। हॉल में उपस्थित अन्य बुजुर्ग भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। एल्डर झेंग ने बिना कुछ कहे उपहास किया। एल्डर शेन ने ठंडे स्वर में कहा, एल्डर झेंग, आपके निराधार आरोप न केवल मुझे बल्कि शेन परिवार को भी बदनाम कर रहे हैं। ये बदनामी है या नहीं, ये तो आप अपने दिल में जानते ही हैं। इस कियान ताओवादी संप्रदाय का चरित्र क्या है, मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। एल्डर झेंग ने फिर से व्यंग्य किया, मैंने सुना है कि स्वर्गीय शून्य क्षेत्र के महान साधकों को भी कियान ताओवादी संप्रदाय में पद लेने की इच्छा रखने पर झुकना पड़ता है और आपको टोस्ट करना पड़ता है, एल्डर शेन। एल्डर शेन ने फिर भी केवल इतना ही कहा, बेतुकी बातें। एल्डर झेंग ने अपनी शिकायतें जारी रखीं, आपने इतने सालों में कितने दागों को छुपकर हटाया है? आखिर वे दाग किसके पास गए? शेन परिवार के लिए, या शेन परिवार के साथ मिलीभगत करके कुलीन कुलों को ऊंची कीमत पर बेच दिया गया? क्या आप चाहते हैं कि कियान ताओवादी संप्रदाय अपनी निष्ठा और उपनाम बदल दे? अल्पविराम। ये कथन अत्यंत गंभीर था, जिसके कारण उपस्थित सभी बुजुर्गों के चेहरे पर भाव बदल गए। एल्डर शेन शांत हो गए और उन्होंने हाथ हिलाकर दूसरों को इशारा किया, सभी लोग कृपया विदा हो जाएं। हम इस विषय पर बाद में चर्चा करेंगे। एल्डर झेंग, उन्हें अपनी साधना में कुछ विचलनों का सामना करना पड़ा है और उन्होंने अपने चेतना सागर को क्षति पहुंचाई है। कभी कभी वे निरर्थक बातें भी करते हैं। कृपया समझदारी से काम लें। एकत्रित हुए बुजुर्गों ने मानो क्षमा पाकर अपने हाथ जोड़ लिए और तितर बितर हो गए। अब खाली हॉल में केवल एल्डर झेंग और एल्डर शेन ही बचे थे। एल्डर शेन चुप रहे, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और वे उदासीनता से बोले, हमारा कियान ताओवादी संप्रदाय एक छोटे संप्रदाय से विकसित होकर आज जो कुछ है, वह हमारे संप्रदाय की ताओवादी वंशावली और असाधारण प्रतिभा वाले कई शिष्यों के कारण है। आध्यात्मिक जड़ें एक शिष्य की प्रतिभा, उनकी ताओ साधना की ऊपरी सीमा निर्धारित करती हैं। एक अच्छे घोड़े के लिए एक अच्छी काठी की आवश्यकता होती है तथा एक कीमती तलवार वीर की होती है। चूंकि कियान ताओवादी संप्रदाय एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय है, स्वाभाविक रूप से हमें शीर्ष स्तरीय प्रतिभा वाले शिष्यों की भी आवश्यकता है। केवल उच्च कोटि की आध्यात्मिक जड़ों वाले विलक्षण लोग ही कियान ताओवादी संप्रदाय के योग्य हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस कार्य में क्या अनुचितता है जिसके कारण एल्डर झेंग को इतना कष्ट हुआ है तथा उन्हें ऐसे विधर्मी और विकृत शब्द बोलने पड़े हैं। एल्डर झेंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, हमारे कियान ताओवादी संप्रदाय के कितने पूर्वजों के पास उच्च कोटि की आध्यात्मिक जड़ें थीं। उच्च, मध्यम, निम्न उच्च और यहाँ तक कि निम्न मध्यम श्रेणी वाले भी मौजूद थे। उस तर्क से क्या हमारे कियान ताओवादी संप्रदाय के पूर्वज भी हमारे संप्रदाय के शिष्य बनने के योग्य नहीं हैं? एल्डर शेन ने भौहें चढ़ाईं, आप अपने तर्क के अनुरूप तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। वह गुस्से में इधर उधर घूमने लगा और अंत में बोला,
उस समय समय अलग था, महान ताओ विकसित होता है, जो था उसकी तुलना अब से नहीं की जा सकती। आजकल उच्च स्तरीय आध्यात्मिक मूल वाले साधक आम हैं, तो हम क्यों नहीं? एल्डर झेंग ने पूछा। सामान्य? सामान्य कौन है? एल्डर शेन आश्चर्यचकित रह गए। एल्डर झेंग की नजर तेज थी। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जड़ें कुलीन कुलों में, पैतृक परिवारों में आम है, दुनिया के सभी साधकों में नहीं। एल्डर झेंग ने एक एक शब्द कहा, दुनिया के सभी साधकों के बीच नहीं। तुम अपनी जड़ें भूल गए हो। एल्डर शेन की निगाहें झपक गईं और वह चुप रहे। एल्डर झेंग हालांकि उत्तेजित थे, धीरे धीरे उन्होंने खुद को शांत किया और धीरे धीरे शुरू किया। हमारे कियान ताओवादी संप्रदाय के पूर्वजों ने जब कठिनाइयों के बीच हमारे संप्रदाय की स्थापना की, तो क्या ये सिर्फ इसके विस्तार के लिए था? हाँ, लेकिन इसके विस्तार के बाद किस उद्देश्य से? हमें प्रसिद्धि और लाभ की तलाश करने के लिए, अपनी उपलब्धियों पर आराम करने के लिए नहीं। इसका उद्देश्य हमारे संप्रदाय की स्थापना करना, ताओवादी शिक्षाओं का प्रसार करना तथा विश्व भर में ताओवादी कौशल का प्रसार करना था। यही कियान दाओ है। एल्डर झेन की आवाज कांप उठी। हमारे कियान ताओवादी संप्रदाय की नींव संप्रदाय की स्थापना करना और शिक्षाओं का प्रसार करना है। हम शिक्षाएं किसे देते हैं? विश्व के सभी साधकों को। केवल तभी जब हम अपनी शिक्षाओं को सभी तक प्रसारित करेंगे, तभी कियान ताओवादी संप्रदाय को एक आधार और भविष्य मिल सकता है। अन्यथा केवल विस्तार और निजी हितों को आगे बढ़ाने से, चाहे हमारा कियान ताओवादी संप्रदाय कितना भी समृद्ध और शक्तिशाली क्यों न हो जाए, ये केवल जड़ों के बिना एक पेड़, आकाश में एक महल होगा। एल्डर शेन भावशून्य थे। एल्डर झेंग, आप जो कह रहे हैं वह मेरे काम के विपरीत नहीं है। एल्डर झेंग ने उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें अत्यधिक निराशा से भरी हुई थीं। एल्डर शेन ने आगे कहा, इस मामले का सार यह है कि हमारा कियान ताओवादी संप्रदाय केवल कुछ साधकों को ही शिक्षा दे सकता है। दुनिया के सभी साधकों तक शिक्षाओं का प्रसार करना वास्तव में संभव नहीं है। चूंकि यह मामला है, इसलिए हमें पहले प्रतिभाशाली लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, फिर विश्व के कल्याण की कामना करते हुए बाहर की ओर विस्तार करना चाहिए। उच्च कोटि की आध्यात्मिक जड़ें यही प्रतिभा का निर्माण करती हैं। एल्डर झेन की निगाहें पैनी थीं। प्रतिभा क्या है? एल्डर शेन फिर से चौंक गए। एल्डर झेन ने उपहास किया, उच्च कोटि की आध्यात्मिक जड़ें किसी को प्रतिभाशाली बनाती हैं? ये कैसी बकवास है? वास्तव में प्रतिभाशाली वे लोग हैं जो दुनिया के लिए आकांक्षाएं रखते हैं। हमारा कियान ताओवादी संप्रदाय किस प्रकार के लोगों को बढ़ावा दे रहा है? वे प्रतिभाशाली लोग जो ठंडे और अहंकारी हैं, केवल अपने लिए लाभ चाहते हैं। संसार के साथ दयालुता, क्या वे इसे समझते हैं? क्या वे जानते भी हैं कि संसार क्या है? क्या वे जानते हैं कि संसार के साधक कैसा जीवन जीते हैं? उनकी आंखें केवल आसमान की ओर देखती हैं, केवल अपना ही ध्यान रखती हैं। क्या वे अपने पैरों की धूल पर ध्यान देंगे? एल्डर शेन ने भौहें चढ़ाईं। इसका आध्यात्मिक जड़ों से कोई लेना देना नहीं है। एल्डर झेंग ने सिर हिलाया। वास्तव में, मूल रूप से इसका आध्यात्मिक जड़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने एल्डर शेन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आपको ये स्पष्ट नहीं है कि कुलीन कुल क्या कर रहे हैं? एल्डर शेन का चेहरा तमतमा गया और उसमें क्रूरता की झलक दिखाई देने लगी। फिर भी एल्डर झेंग ने आगे कहा, आध्यात्मिक मूल विरासत की कैसी योजना है? कुलीन कुल आपस में विवाह करते हैं, उनकी आध्यात्मिक जड़ें पीढ़ी दर पीढ़ी बेहतर होती जाती हैं। निचले तबके के लोगों के लिए तो मात्र जीविका प्राप्त करना और जीवित रहना ही कठिन है, आध्यात्मिक जड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए। कुछ 100 या 1000 साल बाद कुलीन कुलों के वंशजों के पास उच्च या उससे भी बेहतर आध्यात्मिक जड़ें होंगी। निम्न साधक केवल मध्यम श्रेणी या निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक मूल के ही योग्य होंगे। बहुत बढ़िया रणनीति। एल्डर झेन की आवाज में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक थी। फिर हम संप्रदाय हमारे आध्यात्मिक मूल द्वारपाल के साथ भविष्य में सभी प्रवेश उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक मूल धारक होंगे, सभी कुलीन कुलों के वंशज होंगे। वे निम्न वर्ग के किसान गरीबी में पैदा हुए हैं, वे पढ़ाई के लायक नहीं हैं, वे विरासत के लायक नहीं हैं। इस संसार में जहां अनंत जीवन के लिए साधना की जाती है, वे केवल 100 वर्ष का जीवन परिश्रमपूर्वक व्यतीत करने के योग्य हैं। एल्डर शेन क्रोधित होकर बोले, बकवास। उसकी निगाहें तीखी हो गईं, उसका स्वर ठंडा हो गया। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, एल्डर झेन, कि कुलीन वंश के सभी लोग स्वार्थी और आत्म सेवा करने वाले हैं, जिनमें दुनिया के प्रति कर्तव्य की भावना का अभाव है? जहां तक मुझे याद है, एल्डर झेंग, आप भी कुलीन वंश के हैं, है न? एल्डर झेंग ने उत्तर दिया, मानव स्वभाव किसी की पृष्ठभूमि से स्वतंत्र होता है।
कुलीन वंश में स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग होते हैं जो संसार के लिए आकांक्षाएं रखते हैं। निम्न वर्गीय पृष्ठभूमि के लोग भी हैं जो अवसरवादी और चापलूस हैं। लेकिन अच्छाई और बुराई की यह प्रकृति सामाजिक स्तरीकरण की कठोर वास्तविकता से अलग है। हालांकि इसमें कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन मूल तत्व नहीं बदलते। कुलीन वंश के लोग स्वाभाविक रूप से अपने कुलों के हितों की रक्षा करते हैं। केवल निचले तबके के लोग, जिन्होंने कठिनाइयों का अनुभव किया है और ढीले साधकों की पीड़ा देखी है, संभवतः दुनिया के हितों की रक्षा के बारे में सोच सकते हैं, उन लोगों के हितों की रक्षा के बारे में जो ढीले साधकों के बीच प्रभावहीन हैं। आज हमारा भव्य कियान ताओवादी संप्रदाय, जो विश्व की ताओवादी विरासत का एक संगम है, कुलीन कुलों और परिवारों के लिए निजी हितों की तलाश कर रहा है, ताओवादी ज्ञान पर एकाधिकार कर रहा है, संप्रदाय के संस्थापक सिद्धांतों के साथ विश्वासघात कर रहा है, हमारे पूर्वजों की शिक्षाओं को विफल कर रहा है। एल्डर शेन अविचलित रहे। उन्होंने मुद्दे को टालते हुए कहा, एल्डर झेंग, आप अनावश्यक रूप से चिंता पैदा कर रहे हैं। अब तक कियान ताओवादी संप्रदाय का विकास दर्शाता है कि हमारी शिक्षाओं का प्रसार प्रभावी है। प्रभावी। एल्डर झेंग के चेहरे पर गुस्सा दिखा। हमारा कियान ताओवादी संप्रदाय नहीं, पूरा कियानजू राज्य सीमा। अब हम क्या सिखा रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने शिष्यों को एकजुट करने, उनके हृदय और शक्ति को सुदृढ़ करने तथा उनकी साधना और ताओवादी कौशल में सुधार लाने के लिए चर्चाओं और तलवार परीक्षणों की स्थापना की थी। लेकिन अब यह क्या हो गया है? कैसी चर्चाएं, कैसी तलवारबाजी! ये सब तुलना और मुनाफाखोरी का जरिया बन गए हैं। कुलीन कुल अपने तथाकथित स्वर्ग के गौरव के लिए शोर मचाने के लिए छल कपट, खोखली प्रदर्शन और भव्य दिखावा करते हैं। यहाँ तक कि संप्रदाय भी आग में घी डालने का काम करते हैं, जिससे एक व्यक्ति के प्रयास को सभी की उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिन शिष्यों को सिखाया गया था वे सभी स्वार्थी, अहंकारी हो जाएंगे और दूसरों को नीची नजर से देखेंगे। ... उनमें साधना तो हो सकती है, परंतु उनमें ताओवादी हृदय का अभाव है। और दूसरे कम प्रसिद्ध कुलीन कुलों के साधक, वे कुलीन कुलों के बाज कुत्तों, शक्तिशाली लोगों के पंजे और दांतों से ज्यादा कुछ नहीं बनेंगे। क्या इसे ताओवादी मार्ग का उचित प्रसारण माना जाता है? क्या हम कियान ताओवादी संप्रदाय में इस तरह के शिष्य पैदा करते हैं? ये स्वार्थी और लाभ प्रेरित शिष्य भले ही उच्च साधना करते हों, लेकिन वे व्यक्तिगत इच्छाओं से भारी हैं। अपने प्रमुख पदों पर आसीन होकर वे अपने और अपने कुलों के हितों के लिए योजनाएं बनाते हैं, स्वयं को अलग रखते हुए नौवें राज्य के साधकों का खून चूसते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो साधना जगत के भीतर मौजूद असंख्य लोगों का क्या होगा? एल्डर शेन के हाव भाव बदल गए, उनका स्वर व्यंग्यात्मक था। एल्डर झेंग जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कियान राज्य अभी भी उसी तरह फल फूल रहा है? एल्डर झेंग की निगाहें तलवार की तरह तेज थीं। कियान राज्य फल फूल रहा है, लेकिन ये कुलीन कुल हैं जो फल फूल रहे हैं। कुलीन कुल शानदार और रंग बिरंगे हैं, पर क्या तुमने नहीं देखा? पूरा नौवां राज्य जख्मों से भरा पड़ा है। कियान ताओवादी संप्रदाय अत्याचारी की सहायता कर रहा है, कुलीन कुलों को सत्ता पर एकाधिकार करने, सब पर सर्वोच्च शासन करने और दुनिया के मुनाफे को अपने लिए हड़पने में मदद कर रहा है। यह महानताओं का अन्याय है। एल्डर शेन उदासीन थे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही न हो। एल्डर झेंग बहुत क्रोधित हो गए, फिर एक क्षण बाद हल्के से बोले, स्वर्गीय दाओ अपर्याप्त की पूर्ति के लिए अतिरिक्त से लेता है। जब मनुष्य के तरीके अन्यायपूर्ण होते हैं तो स्वर्गीय दाओ बलपूर्वक परिवर्तन करेगा। एल्डर शेन को अपने सिर में ठंडक महसूस हुई। वह बेकाबू होकर कांपने लगे और अपनी आंखें चौड़ी करके चिल्लाए, कितना दुस्साहस! आप! कांपती उंगलियों से एल्डर झेंग की ओर इशारा करते हुए उन्होंने गरजते हुए कहा, अहंकार, अज्ञान, बेतुकी बात, तुम्हारे शब्द मौत के लायक हैं। एल्डर झेंग भावशून्य थे। एल्डर शेन ने अपना गुस्सा और सदमा शांत किया और एल्डर झेंग की ओर ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, एल्डर झेंग, कृपया अपनी बातों पर ध्यान दें। अगर आप ऐसी बकवास करते रहे तो हमारा कियान ताओवादी संप्रदाय आप जैसे अतिवादी एल्डर को बर्दाश्त नहीं करेगा। एल्डर झेंग ने ठंडी आवाज में कहा, उनका व्यवहार कठोर और अविचल था। अल्पविराम। कियान ताओवादी संप्रदाय के बाहर मो हुआ ने सीखने की अपनी योजना शुरू की। चूंकि कियान ताओवादी संप्रदाय उसे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसे दूसरे संप्रदाय द्वारा स्वीकार किए जाने का रास्ता खोजना होगा। मो हुआ ने विशेष रूप से एक स्पष्ट मानचित्र खरीदा। कियानजू राज्य की सीमा बहुत विस्तृत थी, वहां अनेक संप्रदाय थे और उन संप्रदायों के चारों ओर अनेक छोटे बड़े अमर शहर थे जो उन पर निर्भर थे।
ये अमरनगर संप्रदायों के निकट उन पर निर्भर होकर विकसित हुए। शहर अच्छी तरह से सुसज्जित थे, जो किसानों के लिए खरीद बिक्री, भोजन, आवास आदि की सुविधा प्रदान करते थे, और कुछ किसान वहां रहते भी थे। ये अमरनगर पंचतत्व संप्रदाय के बाहरली राज्य नगर के समान प्रतीत होते थे, लेकिन कहीं अधिक औपचारिक थे। हितों को जटिल बनाने और संप्रदायों की शांति भंग करने से बचने के लिए उन्होंने व्यापक पृथ्वी और लकड़ी के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था। विभिन्न संप्रदायों तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को उनके बाहर स्थित अमर नगरों से होकर गुजरना पड़ता था। शहरों के भीतर भी कुछ बड़ी गाड़ियां थीं जो निर्धारित मार्गों का अनुसरण करते हुए प्रत्येक संप्रदाय के बाहरी इलाके में स्थित अमर शहरों से होकर गुजरती थीं। गाड़ी का शुल्क कुछ महंगा था, लेकिन मोहुआ की क्षमता के भीतर था। मोहुआ ने सावधानीपूर्वक अपने मार्ग की योजना बनानी शुरू कर दी। योजना बनाने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए कियान ताओवादी संप्रदाय को छोड़कर सभी 4 महान संप्रदायों में आवेदन किया, अपना मूल स्थान और बायोडेटा प्रस्तुत किया। यद्यपि संभावनाएं धुंधली थीं, फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए। सर्वश्रेष्ठ से शुरुआत करते हुए मोहुआ ने एक के बाद एक आवेदन भेजने की योजना बनाई। ये सिर्फ इस बात का मामला था कि क्या उसे कोई अवसर मिल पाता है, लेकिन बिना किसी अपवाद के उनके बायोडेटा को सभी ने अस्वीकार कर दिया। यह मोहुआ की उम्मीदों के अनुरूप था। वह एक क्षण के लिए थोड़ा निराश हो गया और उसने 4 महान संप्रदायों के बाद आने वाले 8 महान द्वारों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। 8 महान द्वार वास्तव में बहुत थे, कुल मिलाकर 8, और वे कुछ दूरी पर थे। उन सभी को एक ही मार्ग से कवर करने में असमर्थ मोहुआ केवल कुछ को ही चुन सका, ताकि वह अस्थायी रूप से आवेदन प्रस्तुत कर सके, ताकि स्थिति का परीक्षण कर सके। और जैसी कि उम्मीद थी, उन सभी को भी अस्वीकार कर दिया गया। बिना किसी अपवाद के कारण एक ही थे, अयोग्य आध्यात्मिक जड़। 4 महान संप्रदायों और 8 महान द्वारों सभी के लिए कम से कम एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक मूल की आवश्यकता थी। 4 महान संप्रदायों में से कुछ पहले से ही उच्च से मध्यम श्रेणी आध्यात्मिक जड़ों की मांग कर रहे थे। कुछ वर्षों में वे शायद सुपीरियर ग्रेड से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। मोहुआ ने नाराजगी से खुद से कहा। 8 महान द्वार थोड़े अधिक उदार थे, लेकिन फिर भी कम से कम उच्चतर और निम्नतर आध्यात्मिक जड़ों की मांग करते थे, जो मोहुआ की पहुंच से परे थे। यदि 8 महान द्वार एक विकल्प नहीं थे, तो 12 धाराएं ही होनी चाहिए। मोहुआ ने चुपचाप अपने आप से सोचा। 12 धाराओं में से कुछ संप्रदाय ऐसे भी रहे होंगे जो निर्माण में विशेषज्ञ थे, है न? फॉर्मेशन में उनकी विशेषज्ञता के स्तर को देखते हुए उन्हें कुछ उम्मीद होनी चाहिए। हालांकि मोहुआ को यह उम्मीद नहीं थी कि उसे अभी भी मना किया जा रहा है। युवा गुरु, आपकी आध्यात्मिक जड़ अभी भी कमजोर है। 10,000 संरचनाओं संप्रदाय में नए सदस्यों का स्वागत करने के प्रभारी प्रशिक्षक ने मोहुआ को अफसोस के साथ बताया। उसे अंदर ही अंदर बहुत दया महसूस हुई। अभी अभी उसने मोहुआ से फॉर्मेशन के बारे में कई सवाल पूछे थे और मोहुआ ने उन सभी के सहजता से जवाब दिए थे। इतना ही नहीं, उसकी कुछ अंतर्दृष्टियां तो अद्भुत थीं। इसके बाद उन्होंने मोहुआ से कुछ संरचना पैटर्न बनवाए। वे उत्कृष्ट संरचना पैटर्न, उनकी सहज व्यवस्था, उनके स्ट्रोक की स्थिरता तथा वह भाव जो स्पष्ट रूप से एक संरचना मास्टर एल्डर की याद दिलाता था, ने उन्हें अपनी आंखों पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया था। ऐसी भावना केवल संप्रदाय के भीतर एक फॉर्मेशन मास्टर एल्डर के पास ही हो सकती है। फिर भी मोहुआ युवा दिखता था, उसका व्यवहार वास्तविक था, वह केवल 15 या 16 वर्ष का प्रतीत होता था। प्रशिक्षक को ये बात बहुत ही असंभव लगी, फिर भी उन्हें बहुत खेद हुआ। हमारे 10,000 संरचनाओं वाले संप्रदाय में भी प्रवेश के लिए एक उच्च आध्यात्मिक मूल की आवश्यकता होती है। यदि कोई प्रथम श्रेणी का निर्माण गुरु है, तो हम उच्च से मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक मूल की आवश्यकताओं को शिथिल कर सकते हैं। प्रशिक्षक ने आह भरी। मोहुआ की प्रतिभाएं केवल औसत से लेकर निम्न स्तर की थीं, मध्यवर्ती और श्रेष्ठ स्तर से बहुत दूर। कोई अपवाद नहीं है? मोहुआ ने असमंजस में पूछा। प्रशिक्षक ने खेदपूर्वक कहा, कोई नहीं। नियम संप्रदाय के नेता और बुजुर्गों द्वारा निर्धारित किए गए थे। वे कठोर थे और एकमात्र प्रशिक्षक के रूप में उन्हें बदलने का अधिकार उनके पास नहीं था। ... नियमों के बिना कोई मानक नहीं हो सकता। वर्षों से 10,000 फॉर्मेशन संप्रदाय ने प्रवेश आवश्यकताओं में कोई अपवाद नहीं बनाया था। केवल पर्याप्त रूप से शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले लोग ही शॉर्टकट अपना सकते थे। लेकिन ऐसे मामलों में प्रवेश संबंधी आवश्यकताएं कोई मायने नहीं रखती।
मो हुआ ने फिर असमंजस में पूछा, क्या आध्यात्मिक जड़ एक गठन संप्रदाय के लिए भी इतनी महत्वपूर्ण है? चूंकि प्रशिक्षक को मो हुआ काफी पसंद था, इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक समझाया, आध्यात्मिक मूल आपकी साधना तकनीक को निर्धारित करता है, जो बदले में आपकी साधना को निर्धारित करता है। स्वाभाविक रूप से यह महत्वपूर्ण है। आपकी साधना जितनी अधिक होगी, आपकी दिव्य भावना उतनी ही मजबूत होगी, जिससे आप उच्च रैंक वाले निर्माण मास्टर बन सकेंगे। वरना चाहे आप कितनी भी अच्छी तरह से निर्माण सीख लें, अगर आपकी साधना केवल आधार स्थापना तक ही सीमित है, तो ज्यादा से ज्यादा आप द्वितीय श्रेणी के निर्माण गुरु ही बन पाएंगे, और आप जीवन भर द्वितीय श्रेणी से ऊपर की तकनीकें कभी नहीं सीख पाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक जड़ निर्माण के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी यह प्रतीत होती है। आवश्यकताएं सख्त होती जा रही हैं। इसका कारण प्रशिक्षक ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि 4 महान संप्रदाय भी यही कर रहे हैं। उन्होंने एक मिसाल कायम की है, और 8 महान द्वारों, 12 धाराओं और यहाँ तक कि ज्ञान विद्या के 100 द्वारों के पास भी उनका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार अगर दूसरों के पास श्रेष्ठ और उच्च मध्यम श्रेणी के शिष्य हैं, और आपके अपने संप्रदाय में केवल उच्च निम्न और कुछ औसत दर्जे के शिष्य हैं, तो ये शर्मनाक है। इसके अलावा आजकल बहुत सारे साधक हैं, खासकर वे जिनकी आध्यात्मिक जड़ें श्रेष्ठ हैं। उनकी कोई कमी नहीं है, तो सीमा को चरण दर चरण बढ़ाया गया है। प्रशिक्षक ने कुछ असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह सचमुच मो हुआ को स्वीकार करना चाहता था, लेकिन यह असंभव था। महत्वहीन होने के कारण उसके शब्दों का कोई खास महत्व नहीं था। उसने बुजुर्गों से सलाह मांगने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे पहले कई अवसरों पर जब उनका सामना ऐसे शिष्यों से हुआ जिनमें अच्छी निर्माण प्रतिभा थी, लेकिन आध्यात्मिक जड़ें कम थीं और जिन्हें वे अपने संरक्षण में लेना चाहते थे, तो उन्होंने एल्डर से अनुरोध किया, लेकिन हर बार उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। एल्डर के शब्दों में, 10,000 संरचनाओं वाले संप्रदाय के हम लोग एक संरचना संप्रदाय हैं। 3 पैरों वाले टोड मिलना मुश्किल है, लेकिन 2 पैरों वाले संरचना गुरु, क्या वे बहुतायत में नहीं हैं? नियम तो नियम होते हैं। 1 या 2 और सेकेंड ग्रेड फॉर्मेशन मास्टर्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम तोड़ने का कोई फायदा नहीं है। मो हुआ ने आह भरते हुए इस विचार को त्याग दिया। उसे वास्तविकता का सामना करना पड़ा और एक बार फिर अपने मानकों को कम करना पड़ा। कियान राज्य के 100 दरवाजों के बीच देखना पड़ा। कियान राज्य के 100 दरवाजों के प्रवेश मानकों के लिए ज्यादातर एक उच्च आध्यात्मिक मूल की आवश्यकता होती थी, लेकिन कुछ विशेष मांगे, जैसे कि कीमिया, कलाकृति शोधन, शोधन रून या ड्राइंग संरचना में प्रतिभा, आवश्यकताओं में छूट का कारण बन सकती थीं। वे 4 महान संप्रदायों, 8 महान द्वारों या 12 धाराओं के साथ तुलना नहीं करते थे, और वे अपनी जगह जानते थे, इसलिए वे इतने सख्त नहीं थे। और वास्तव में कियान राज्य के 100 दरवाजों के भीतर ऐसे संप्रदाय थे जो मो हुआ को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। वे प्रवेश के लिए आध्यात्मिक मूल मानक को औसत से निम्नतर तक कम करने के लिए तैयार थे, लेकिन मो हुआ वहां नहीं जा सका, क्योंकि ये बहुत महंगा था। आत्मा पत्थरदान, कियान राज्य 100 दरवाजे के लिए प्रवेश शुल्क 4 महान संप्रदायों, 8 महान द्वार या 12 धाराओं की तुलना में कई गुना अधिक महंगा था। यद्यपि उन्होंने आध्यात्मिक मूल के मानकों को कम कर दिया, परंतु उन्होंने दान की लागत को कम नहीं किया। मो हुआ दान देने में असमर्थ था, इसलिए उसे अभी भी प्रवेश नहीं मिल सका। संप्रदाय जितना बुरा था, दान उतना ही महंगा था। मो हुआ ने गहरी सांस ली, कुछ असहाय महसूस कर रही थी। कियान राज्य वैसा नहीं था जैसा सतह पर दिखाई देता था, और यह उससे बिल्कुल अलग था जिसकी उसने पहले कल्पना की थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह केवल सीखने की खोज के लिए जगह नहीं थी। अब क्या करें? मो हुआ ने बहुत सोचा, लेकिन कोई अच्छा उपाय नहीं सूझा। आखिरकार उसने तय किया कि कोई जगह ढूंढकर वहां घुल मिलकर देखा जाए कि क्या होता है। यदि सब कुछ विफल हो जाता, तो वह स्वयं ही फॉर्मेशन का अध्ययन करता, द्वितीय श्रेणी के प्रारंभिक चरण फॉर्मेशन मास्टर के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रयास करता, फिर कियानजू राज्य सीमा के भीतर विभिन्न अमर शहरों में वह स्पिरिट स्टोन अर्जित करने के लिए फॉर्मेशन बनाता और अन्य अवसरों की तलाश करता। अल्पविराम। कुछ दिनों बाद वैनरेन वान को मो हुआ की स्थिति के बारे में भी पता चला। वह यूएर की देखभाल में व्यस्त थी और उसने वैनरेन परिवार के पिल मास्टर से जांच करवाई कि क्या यूएर घायल है, उसे कोई छिपी हुई बीमारी है या उस पर बुरी आत्माओं का कब्जा है। शांगुआनयी ने यूएर के परिणामों की गणना करने के लिए किसी को भी काम पर रखा था, ताकि यह देखा जा सके कि क्या दुर्भाग्य का कोई संकेत था।
कुछ दिनों बाद यूएर सुरक्षित और स्वस्थ था। वेनरेन ने राहत की सांस ली और स्वाभाविक रूप से मोहुआ के बारे में सोचा। मोहुआ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह कोई पुनर्भुगतान नहीं चाहता, लेकिन वेनरेन को कुछ अपराध बोध महसूस हुआ, इसलिए उसने किसी को गुप्त रूप से मोहुआ की सुरक्षा करने के लिए नियुक्त किया ताकि वह देख सके कि वह क्या कर रहा है। जब उसने सुना कि कियान ताओवादी संप्रदाय ने मोहुआ को स्वीकार नहीं किया है, तो वेनरेन ने गुस्से से कहा, वह यूएर का रक्षक है, वे किस अधिकार से उसे मना कर रहे हैं। ये सुनकर कि मोहुआ ने कई जगहों पर आवेदन किया था लेकिन हर बार उसे अस्वीकार कर दिया गया, वेनरेन और भी क्रोधित हो गया। चमगादड़ की तरह अंधा, मोहुआ जैसा अच्छा बच्चा, और वे उसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। पास में खड़ी शांगुआनगी को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। एक को दूसरे से क्या लेना देना है। संप्रदाय आध्यात्मिक मूल, वंश और पृष्ठभूमि के आधार पर शिष्यों का चयन करते हैं। इससे क्या लेना देना कि उसने यूएर को बचाया या नहीं, या वह एक अच्छा लड़का है या नहीं। क्या ये बिना किसी बात पर हंगामा खड़ा करना नहीं है। लेकिन शांगुआनगी ने बिना किसी बात का बतंगड़ बनाना जैसे शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। एक बार बोल देने के बाद उसे आने वाले महीनों तक अध्ययन कक्ष में सोने के लिए मजबूर होना पड़ता। शांगुआनगी केवल सिर हिलाकर कह सका, वास्तव में। शांगुआनगी अपनी पत्नी के स्वभाव, उसकी वफादारी और धार्मिकता को अच्छी तरह जानता था। आमतौर पर वह बहुत चालाक थी, लेकिन जब बात उन लोगों की आती थी जिनकी वह परवाह करती थी, तो वह थोड़ी आवेगी और रक्षात्मक हो जाती थी। कभी वो खुद ही वो इंसान था जिसकी वो सबसे ज्यादा परवाह करती थी। लेकिन जब से उनका बेटा हुआ है, उसे किनारे कर दिया गया है। शांगुआनगी कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। कियान ताओवादी संप्रदाय को लगता होगा कि मोहुआ एक लापरवाह साधक होने के नाते, जिसका न कोई रुतबा है, न कोई सहारा और न ही कोई उसका साथ देने वाला, उसे धमकाना आसान है। ये तो हद ही हो गई। वेनरेन ने गुस्से से कहा, मैं उसका समर्थन करूंगा। शांगुआनगी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वह न तो वेनरेन परिवार से है और न ही शांगुआन परिवार से, आप उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं। उसने यूएर को बचाया, उसने हमारे दोनों परिवारों पर उपकार किया है। वेनरेन ने जोर दिया। शांगुआनगी ने बेबसी से कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि इस मामले को प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए, कि हमें बाहरी लोगों को नहीं बताना चाहिए। फिर दूसरों को कैसे पता चलेगा कि उसने हमारे परिवारों पर कोई उपकार किया है। ... यदि आप बिना किसी कारण के कियान ताओवादी संप्रदाय के पास जाते हैं, उसके लिए न्याय की मांग करते हैं, तो क्या अन्य लोग इसे जानबूझकर झगड़ा शुरू करने और कियान ताओवादी संप्रदाय का दुश्मन बनाने के रूप में नहीं देखेंगे। कियान ताओवादी संप्रदाय एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय है। यहां तक कि हमारा शांगुआन परिवार भी उन्हें हल्के में अपमानित नहीं कर सकता। शांगुआनगी ने गंभीरता से सलाह दी। वेनरेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए शांगुआनगी से पूछा, तो फिर हम क्या करें। शांगुआनगी के दिल में हल्की सी खुशी थी, लेकिन ऊपर से वह अभी भी परेशान होने का नाटक कर रहा था। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, क्या होगा अगर हम कुछ जुगाड़ करें और कियान राज्य के 100 दरवाजों में मोहुआ के लिए एक संप्रदाय ढूंढ लें। इसे यूएर का कर्ज चुकाना माना जा सकता है। बिल्कुल नहीं। वेनरेन ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए सवाल किया, क्या यूएर की जिंदगी सिर्फ कियान राज्य के 100 दरवाजों में एक जगह के लायक है। तुम सहमत हो, लेकिन मैं नहीं। शांगुआनगी अचंभित रह गया। उसने आह भरी, 4 महान संप्रदाय, हालांकि हम एक स्थान प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक मूल की बाधा दुर्गम है। फिर 8 महान द्वार। वेनरेन ने कहा, यह इससे कम नहीं हो सकता। 12 धाराएं। शांगुआनगी ने अभी बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि वेनरेन ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। नहीं, 12 धाराओं की साधना बहुत पक्षपातपूर्ण है। भले ही कोई एक मार्ग में विशेषज्ञता रखता हो, उसे अन्य श्रेणियों के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। अन्यथा यदि आपका अनुभव सीमित है, आपकी दृष्टि संकीर्ण है, तो आप बाद में किसी तुच्छ बात पर ठोकर खा सकते हैं। मेरे पिता ने कहा, ये ताओ साधना में शैक्षणिक बाधा है। कुछ बातें सही हो सकती हैं, लेकिन जानना तो जानना है और न जानना तो न जानना है। ये सही बातें सामान्य ज्ञान जैसी लग सकती हैं, और एक बार जब आप उन्हें जान लेते हैं, तो वे तुच्छ लगने लगती हैं। लेकिन यदि आप उन्हें नहीं जानते, तो चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हो या आपकी समझ कितनी भी अच्छी हो, आप अपना पूरा जीवन दिमाग खपाने में बिता देंगे और फिर भी इसका पता नहीं लगा पाएंगे। मोहुआ एक कमजोर आधार वाला एक ढीला साधक है, उसे इन 12 धाराओं संप्रदायों में शामिल नहीं होना चाहिए।
अन्यथा उसे अपने मार्ग में दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। उसे एक लंबी विरासत और श्रेणियों की पूरी श्रृंखला वाले ताओवादी संप्रदाय में प्रवेश करना होगा। अगर 4 महान संप्रदायों में प्रवेश करना सचमुच बहुत कठिन है तो ऐसा ही हो। कम से कम 8 महान द्वारों में तो प्रवेश करना ही होगा। वेनरेन वान ने निर्णायक रूप से कहा। शांगगुआन ये आश्चर्यचकित था। उसने न तो यह उम्मीद की थी कि उसकी पत्नी में इतनी अंतर्दृष्टि होगी, न ही यह कि वह मोहुआ के लिए इतनी दूर तक सोचेगी। जो लोग ईमानदार और भावुक होते हैं वे लापरवाही से काम कर सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में दूसरों के प्रति परवाह और विचारशील होते हैं। शांगगुआन ये ने आह भरी, लेकिन 8 महान द्वारों में प्रवेश करना भी आसान नहीं है। उनकी आध्यात्मिक जड़ की गुणवत्ता बहुत ही घटिया थी। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि वह एक ढीले साधक की पृष्ठभूमि से थे। उनकी विरासत बहुत खराब थी तथा रक्तक्यूई, आध्यात्मिक शक्ति और ताओवादी नींव की नींव भी उथली थी। वेनरेन वान ने जोर देकर कहा, यदि शांगगुआन परिवार द्वारा नहीं तो वैनरेन परिवार द्वारा, यदि वैनरेन परिवार द्वारा नहीं तो शांगगुआन परिवार और वैनरेन परिवार दोनों का संयुक्त रूप से पर्याप्त प्रभाव होना चाहिए। शांगगुआन यी ने धीरे से कहा, क्या ये बहुत ज्यादा हंगामा नहीं है? वेनरेन वान ने केवल इतना कहा, बस मुझे बताओ कि तुम मदद करोगे या नहीं। शांगगुआन ये झिझकते हुए बोलने में असमर्थ हो गए। मदद करने के लिए बहुत अधिक कृतज्ञता का ऋण चुकाना होगा। मदद न करना उसकी पत्नी को अस्वीकार्य होगा। और यूएर का मामला वास्तव में एक महत्वपूर्ण एहसान था। शांगगुआन ये दुविधा में था, लेकिन अपनी पत्नी का सुंदर चेहरा और उसकी गहरी, स्नेह भरी आंखें देखकर उसने आखिरकार आह भरी और कहा, मैं कोशिश करूंगा। वेनरेन वान का दिल खुशी से उछल पड़ा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन आधे रास्ते में उसे याद आया कि वह अभी भी अपने पति से नाराज है, इसलिए उसने खुद को रोका और कहा, फिर मैं अपने पिता से बात करूंगा। क्या आपको यकीन है कि यह एक अच्छा विचार है? इसमें गलत क्या है? अगर मैं शादीशुदा भी हूं तो क्या मैं अब भी उसकी बेटी नहीं हूं? वेनरेन वान ने एक पल सोचा, फिर शांगगुआन यी के कंधे पर थपथपाया, मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगी। ये कहकर वह शालीनता से चली गई। शांगगुआन यी ने फिर से आह भरी। यह कोई छोटी बात नहीं थी। एक साधारण आध्यात्मिक मूल, बिना किसी पृष्ठभूमि तथा जल्दबाजी में की गई आधारशिला वाले एक छोटे साधक को कियानशू राज्य सीमा के भीतर स्थित श्रेष्ठ 8 महान द्वारों में से एक में प्रविष्ट कराना कोई छोटी कीमत नहीं होगी। लेकिन अपनी पत्नी से वादा करने के बाद वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता था। और इसके अलावा मोहुआ का अस्पष्ट और मायावी स्वरूप एक बार फिर उसके दिमाग में तैरने लगा। जाहिर है, सिर्फ एक मामूली किसान। उसे ऐसा क्यों लगा कि मोहुआ पूरी तरह पारदर्शी नहीं थी? शांगगुआन ये कुछ चिंतित था और उसने गू चांगहुआई से पूछा, जब यूएर का अपहरण हुआ था, नहीं जब उसे बचाया गया था, तो क्या उस रेस्तरां में कोई अन्य संदिग्ध निशान थे? गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाई, तुम्हारा क्या मतलब है? शांगगुआन यी ने एक पल सोचा, फिर सच बोला, मुझे संदेह है कि यह बच्चा मोहुआ उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। हो सकता है कि उसमें कोई विशेष भाग्य हो। गू चांगहुई थोड़ा स्तब्ध था। भाग्य? शांगगुआन यी ने विचार किया, फिर कहा, यह तथ्य कि उसने यूएर को बचाया संयोग नहीं हो सकता। इस दुनिया में हर चीज का एक कारण होता है। हो सकता है कि यह किसी और द्वारा उसे दिया गया अवसर हो। गू चांगहुआई की नजर केंद्रित हो गई, आप सुझाव दे रहे हैं? शांगगुआन यी ने अपने शब्दों पर विचार करते हुए कहा, मेरा अनुमान है कि कोई ऐसा साधक है जो दिव्य गुप्त गणना में पारंगत है और जिसकी क्षमता गहन और अप्रत्याशित है। उसने यूएर को बचाया और फिर यह अवसर मोहुआ नाम के इस बालक को दिया।